हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि हिंदी का बेहतरीन टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी जो आगामी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो देखा जाए यहाँ पर अगर आप लोग लगातार टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका बेहतर होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर यहाँ पर हिंदी आपकी होगी। क्योंकि हिंदी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है ना। यहाँ पर बेसिक भी पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है। लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा बेटर आपकी हिंदी होगी। ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद लिख दीजिएगा। अगर आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं तो जय हिंद लिख दीजिएगा, है ना। और साथ में भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जितने लोग जुड़ गए हैं। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए रेडी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो बताइएगा यहाँ पर वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। और आज का जो टारगेट है वो हम आपको दे रहे हैं 45 नंबर, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन आज आपको 45 नंबर लॉक करना है, ठीक है। 45 नंबर लाकर दिखाना है, याद रखिए आज का चैलेंज है। चलिए, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, आपका दिया है भोजपुरी, अवधी, मगही और मैथिली। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए, अवधी ये आपकी कहाँ की बोली है। चलिए बताइएगा कि जो अवधी है ये कहाँ की बोली है। अवधी बोली कहाँ की बोली है। चलिए, ये आपके है पूर्वी हिंदी की, है ना। बताया था पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त यहाँ पर शब्द क्या होता है। विमुक्त करना या छूट देना इसे क्या कहते हैं। यहाँ पर 2 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर में यहाँ पर आंसर हो जाएगा एजम्पशन, अर्थात जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्थान में कौन सा उपसर्ग आपका हुआ है। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर जवाब देना है। उत्थान में जो उपसर्ग है आपका राइट क्या हो जाएगा, 3 नंबर में। चलिए, 3 नंबर में उत्थान का यहाँ पर उपसर्ग है तो क्या बन जाएगा, उत निकल जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है 3 नंबर में वो राइट क्या हो जाएगा, ये वाला बनेगा। आप लोग ए नंबर दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखो जो आपका जब ता निकलेगा तो ता आधा ही तो है ना, तो पूरा ता कैसे हो सकता है, तो ता जो होगा वो आधा ही होगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लॉक करना है, आपको डी नंबर लगाना है। अगला दिया गया है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। कह रहा है आपसे कि जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, तो जो के साथ यहाँ पर वह क्या सही दिया गया है, क्या सही दिया गया है, ठीक है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, सही है। फिर कह रहा है इतनी रात गई, तो इतनी रात गई यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन बी, ये आपका जो वाक्य है अशुद्ध है। इतनी रात गई, है ना, इतनी रात गई शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी गलत दिया है। मैं मेला देखने जाता हूँ, सही है। 1 और 1 11 होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यथासंभव शब्द में समास बताइएगा। यथासंभव शब्द में जो समास है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यथासंभव में समास पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए, काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जो कोई रोटी बनाता है, कोई सब्जी बनाता है ना। थोड़ा पहले सब्जी रोटी बना लिया करिए। आप लोग पेपर के समय या टेस्ट पेपर के समय आप लोग सब्जी बनाते हैं। चलिए देखिए, यथा समय में समास पूछा गया है, तो यथा क्या है आपका, यथा क्या है, एक प्रकार से उपसर्ग है। और जिस समास में उपसर्ग हो जाता है हमेशा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, तो जिसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा, हरिश्चंद्र में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। हरिश्चंद्र में दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन सी संधि हो जाएगी हरिश्चंद्र में। 6 नंबर का जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर जो आपका सा दिया गया है ये विसर्ग में चेंज हो जाएगा, बन जाएगा हरिधन चंद्र। हरिधन चंद्र। एक रूल होता है कि यदि विसर्ग के बाद यदि आपका चा आ जाए या तो छा आ जाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। क्या, विसर्ग का सा हो जाता है, ये रूल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा, ठीक है। वीडियो में भाई लाइक की संख्या भी थोड़ा कम है ना। वीडियो में लाइक की संख्या इतनी कम है कि आप लोग देखिए कि आप लोग कितने संख्या में जुड़े हैं। और आप लोगों को भाई हिंदी तो समझ में आती होगी, पढ़ाने में टाइम भी कम लॉस होता है, ये भी आपको समझ में आता है, ठीक है ना। रिवीजन भी आपका बेहतर तरीके से होता है, ये सभी चीज़ें आपको फॉलो करती हैं। तो भाई लाइक शेयर करने में दिक्कत क्या होती है, लाइक शेयर भी कर दिया करें, बिना कहे तो अच्छे स्टूडेंट कहलाते हो।
क्यों भाई, लाइक शेयर अगर बिना कह कर दो तो कितने अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे, ठीक है ना। तो सभी लोग लाइक शेयर करिए। देखिए यहाँ पर 7 नंबर दिया है संभ्रंश का विलोम। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर 7 का हो जाएगा संयम। क्या होता है, संयम। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना संभ्रमम, भ्रम जैसे हो जाते हैं भ्रम, तो बोलते हैं संयम से काम करिए, होता है ना, बोलते हैं संयम से काम करिए, भ्रमित ना होइए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, ये वाक्य जो है कैसा है। तो देखो यहाँ पर दिया है जब और फिर दिया गया है तब। अब आप बताइए क्या आंसर लॉक किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिए जब और तब जो होता है वो मिश्र वाक्य में होता है। किसमें, मिश्र वाक्य, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जवाब बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है देशार्पण में समास क्या है। देशार्पण में समास पूछा गया है। तो सबसे पहले इसे हम तोड़ेंगे, बनेगा क्या, देश के लिए अर्पण। क्या बनेगा, देश के लिए अर्पण हो जाएगा। देश के लिए अर्पण अर्थात जब विभक्तियां लग जाती हैं तो वो संप्रदान होता है। संप्रदान ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है विशिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा ही क्या कहलाती है। चलिए यार आपसे शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा ही कहलाता है। तो देखिए 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, मानक भाषा इसे कहते हैं। मानक भाषा जिसका ऑप्शन आ रहा है डी हो जाएगा। राजभाषा नहीं बनेगा दोस्तों, मानक भाषा होती है जो शिष्ट हो या सुनिश्चित तरीके से हो। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला, मैंने एक क्रसकाय व्यक्ति को देखा। तो क्रसकाय शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर बताइए क्रसकाय जो आपका इसका विलोम क्या हो जाएगा 11 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए क्रस मतलब होता है दुबला पतला। कैसा, जो दुबला पतला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं क्रस व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसका जो विलोम बनेगा क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हष्ट पुष्ट। क्या बनेगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। मतलब क्रस मतलब होता है दुबला पतला, है ना। तो इसका जो होता है विलोम हष्ट पुष्ट होता है। ऑप्शन सी नंबर 12 दिया गया है। कह रहा है निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। चलिए कह रहा आपसे निम्न शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द आपका कौन सा है 12 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 नंबर की अगर बात किया जाए तो देखो वीर दिया है, बहादुर दिया है, योद्धा दिया है। लेकिन अगर हम बात कर ले यहाँ पर 13 नंबर में देखिए कह रहा अच्छा कहाँ पर हम गायब हो गए भाई, नीचे वाले में आ गए का। देखिए 12 नंबर में दिया गया है कि शब्दों में उपसर्ग रहित। तो देखिए इसमें आ उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है, इसमें आ है, लेकिन इसमें है क्या, नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे आइए 13 नंबर में शिथिल के पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। शिथिल के पर्यायवाची, शिथिल मतलब ये होता है जो थोड़ा सुस्त होता है, ढीला व्यक्ति होता है, जो धीमी गति से कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके गांव में ऐसे लोग होंगे, चाहे उनको चाहे जितना चिल्लाते रहो, हल्ला मारते रहो, लेकिन वो सुस्त तरीके से ही काम करेंगे, ढीला सुस्त, है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी शब्द नहीं है। कौन सा विकल्प विलोमार्थी शब्द यहाँ पर नहीं है दोस्तों, आपको जवाब देना है यहाँ पर 14 नंबर में। और 14 की अगर बात कर लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निंदा का परनिंदा है, प्रफुल्ल का म्लान है, मुख का वाचाल है, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लॉक करिए जल्दी से बताइएगा। देखो यहाँ पर निंदा और परनिंदा कहीं ना कहीं बात तो वही है ना, निंदा और परनिंदा तो वही है। आप लोग डी को देखकर जल्दी से आंसर लगा के भाग जाओगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए कह रहा है विलोम शब्द नहीं है। निंदा और परनिंदा मतलब वही होता है, ये कहीं ना कहीं उसकी पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर इसका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। अब तुम जाओ वाक्य बताइए कैसा है। अब तुम जाओ, ये जो वाक्य है कैसा है, आज्ञावाचक है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी बनेगा। अगला है कौन सी वर्तनी सही दी गई है। वर्तनी आपको बताना है 16 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए अश्वत्थामा, नाम तो आपने सुना ही होगा अश्वत्थामा। तो चलिए भाई 16 का ऑप्शन दीजिए। अश्वत्थामा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अश्वत्थामा देखिए कौन सा सही है, अश्वत्थामा। देखिए 7 तो जो आपका दिया गया ये लगेगा नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। 2 ऑप्शन लगेगा डी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा अश्वत्थामा। इस प्रकार से डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है 17 नंबर में। चलिए 17 नंबर में तो देखिए गढ़वाली हो गई, कुमाऊनी हो गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं। ऐसा कौन सा रस है जिसके संचारी भाव में उग्रता हो गया, गर्व हो गया, हर्ष हो गया, ये सब आते हैं, किस में आते हैं, जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब यहाँ पर देखिए आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत ही लाजवाब जवाब आ गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी नंबर है, बीर रस के होते हैं। किसके, बीर रस के, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला हेड मास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है। हेड मास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 जवाब देना है। चलिए 19 नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आंसर क्या बन सकता है। चलिए 19 नंबर में भी ऑप्शन आ गया है लगभग। देखिए ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जो आपका हेड दिया गया है, हेड ये अंग्रेजी भाषा से आया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला है हथियार डाल देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
आज के टेस्ट पेपर में हल्के मत लेना। आज यहाँ पर आप लोगों के लिए खुला चैलेंज दिया गया है। खुला चैलेंज है, 45 नंबर याद रखिए, 45 नंबर आपको टेस्ट में लाना है, ये चैलेंज दिया गया है। ठीक है, चलिए हथियार डाल देना मुहरे करते क्या होता है 20 नंबर में। तो 20 को ऑप्शन हो जाए आपका हार मान लेना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, हार मान लेना। मतलब अगर आप लोग 45 नंबर नहीं ला पाते हैं मतलब आप लोग हार मान लेते हैं। तो याद रखिए हार मत मानना, आज ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21 बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है उत धन उच्चारण, उच्चारण ये तो आपका व्यंजन संधि का है। रामस्टिकते, रमस्टिके ये भी सही है। गंगा धन उदक, गंगोदकम। देखिए भाई 21 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है क्या सही है क्या? ये व्यंजन संधि का है क्या? नहीं है ना, ये गुण संधि का है, ओ की मात्रा भी लगी है, ये गुण संधि का आया है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जिसका भी बन रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। समुच्चारित अर्थात सम उच्चारण भिन्नार्थक शब्द नहीं है। चलिए 22 नंबर में, तो 22 में कह रहा है जरा जरा, संकर संकर, सेल सेल, पृथक पृथक। बताइए भाई क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है आपका दिया गया है, अब कंफ्यूज आपको जरूर करेगा, कंफ्यूज जरूर करेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर सोच समझ के जवाब दोगे तो भाई प्यारा सा एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही है डी नंबर, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे लिखे हैं और एक ही जैसे होगा तो क्या होगा, मतलब ऑप्शन क्या होगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे हैं आप लोगों की तैयारी तो ऐसी है जैसे सात आसमान में है। चलिए बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, तो 23 नंबर बताइए क्या हो जाएगा, कौन से ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? रूपक अलंकार है, यमक है, विभावना है, उपमा है, तो आप ही बताइए क्या आंसर को बताएं। विभावना बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर देखिए सी नंबर आपका राइट हो जाएगा कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना कारण के ही जब कार्य हो जाए तो वहां पर विभावना अलंकार होता है ना। पाँव नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है सुन रहा है, तो यहाँ पर आंसर जवाब का सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से छह वाक्यों में प्रथम व अंतिम क्या है निश्चित है, शेष आपके इधर उधर आपके हैं, उन्हीं इधर उधर को मिलान करना है। तो चलिए कह रहा है स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है, आज विद्यार्थियों पर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा उन्नति और उनका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है। देखिए सी नंबर कितना अच्छी बात कही गई है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कह रहे अबलो नसानी अबना नसे हो, यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताइएगा कि अबलो नसानी अबलो नसई हो, यहाँ पर रस जो आपका है कौन सा है, तो यहाँ पर रस आपका बनेगा कौन सा, ये शांत रस का है। जैसे एक उदाहरण और होता है कि जैसे जहाज पंछी को वापस जहाज में आए, ऐसे एक उदाहरण होता है ना, उसमें भी शांत अलंकार शांत होता है रस, और यहाँ पर भी शांत आता है। तो दो ऐसे उदाहरण है, जब भी देख लो तो आपको शांत रस ही बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दो वर्णों का मेल क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर वर्णों का मेल दिया गया, वर्णों का मेल, वर्णों का जो मेल होता है वो किस में होता है, तो आपकी संधि में होता है। किसमें? संधि होता है, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। हाथ कंगन को अर्सी क्या लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है, हाथ कंगन को अर्सी क्या लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 27 नंबर में। तो 27 को ऑप्शन यहाँ पर देखिए कह रहे प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन जो बनेगा उसी हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला बताइएगा कि अंश और मयूख ये पर्यायवाची होते हैं किसके, चलिए अंश और मयूख ये पर्यायवाची किसके हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये किरण के होते हैं, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर देखिए डी नंबर हो जाएगा। और काफी लोगों के यहाँ पर जवाब आए हैं गलत आए हैं, तो सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं अपना नंबर काटते रहेगा। यहाँ पर आंसर होता है किरण के, भाई यहाँ पर देखो मयूख है, अंश दिया गया है, ये किरण के होते हैं। जवाब इनमें से जो बनेगा वो आपका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। तो देखिए पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, पहला जो ऑप्शन डी दिया है वो सही दिया गया है। क्यों? क्योंकि रोगी अपनी कमजोरियों के कारण, तो रोगी है तो भाई कमजोरी के कारण कमजोरी तो होगी भाई, रोगी है तो कमजोरी तो होगी ना। राजपथ और सड़क दोनों एक साथ नहीं होती हैं। शिकारी उन पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया, शिकारी उस पर गोली चलाई शेर बच गया, तो गोली चलाई मतलब पर वह शब्द जो दिया एक्स्ट्रा इसको लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है 30 नंबर। देखिए यहाँ पर कह रहा है समाप्ति, और खाना खा लियो तो भाई समाप्ति आएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है पुल्लिंग शब्द, इनमें से कौन सा है पुल्लिंग संधि 31 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर सरसों मकई और सारस और मूंग,
तो देखो यहाँ पर सारस जो ऑप्शन दिया गया है 31 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर सारस हो जाएगा। अगला है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण 32 नंबर में क्या हो जाएगा, 32 नंबर दीजिएगा 32 नंबर में। चलिए कह रहा है सीता बाजार जाती होगी, होगी शब्द लगेगा नहीं क्योंकि ये संदिग्ध हो जाएगा। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, हो रही थी। अच्छा, वह कोलकाता जाता है, देखिए ये सामान्य वर्तमान काल दिया है ना, तो यहाँ पर देखिए वह कोलकाता जाता है, ऑप्शन मिल गया है, डी नंबर हो जाएगा। अगला है पवन का पर्यायवाची नहीं है, पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, समीर होता है, मारुत होता है, वात होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। तो ये बताइएगा अनल होता किसका है, बताइएगा कि वो अनल जो होता है वो होता किसका है, अनल जो होता है वो होता किसका है, जल्दी से बताइए। चलिए अनल होता है किसका होता है आग का, चलिए आग हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर भी हो जाएगा, आग हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगिन अगर बोल दिया जाए, अगिन, अगिन जो लिखा है ये शब्द कैसा है, अगिन जो दिया गया है, अगिन जो दिया गया है ये शब्द कैसा है ये बता दीजिए जल्दी से। अगिन जो शब्द दिया गया है ये कैसा शब्द आपको दिया गया है, ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, अर्ध तत्सम है, कैसा है, अर्ध तत्सम है। दोस्तों याद रखिएगा अर्ध तत्सम है, क्योंकि अग्नि आपको ऐसे लिखा जाता है, अग्नि ऐसे लिखते हैं तो आपकी ये तत्सम हो जाएगी। आग जो होता है वो तद्भव होता है, लेकिन अगिन जो होता है अर्ध तत्सम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अर्ध तत्सम आपका होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां होती हैं, यहाँ पर 34 नंबर में। तो 34 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजू, कन्नौजी और बंदेली, ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर, क्योंकि इसमें अवधि होगा नहीं, यहाँ पर बघेली होगा नहीं, है ना, बिहारी होगा नहीं, तो ऑप्शन सी नंबर लॉक हो जाएगा। अगला है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, तो दोहे में कितने होती हैं, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथी में 11 मात्राएं। उल्टा होता है कौन, तो यहाँ पर सोल्ठा, जो कि जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला है स्त्रीलिंग शब्द में से कौन सा है, स्त्रीलिंग की पहचान करिए, स्त्रीलिंग क्या है, 36 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो धुआं दिया गया है ना, संध्या कैसी है, देखिए ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, संध्या बनेगा। गद्यांश जो दिया गया है 37 और 38 दो ही क्वेश्चन है, आज आपको सिर्फ 2 ही नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर आपको गूगल पे में किए जाएंगे, अर्थात यहाँ पर जो आपके गद्यांश है वो मनुष्य के बारे में है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आराम से जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ना है और आपको जवाब देना है। तो ये जो क्वेश्चन आपके इनको हम स्किप कर दे रहे हैं। दूसरे वाले में 39 और 40, अच्छा 4 रुपये आपके हो गए, 4 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके क्वेश्चन हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया 41 नंबर है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित पूछा गया है तुम, और जो तुम दिया गया है वो आपका है क्या, बताइएगा। जो तुम दिया गया है ये किस में आता है, उत्तम में आता है, मध्य में आता है, अन्य में आता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ये मध्यम में आता है, जैसे यू यू योर्स होता है किसमें होता है, मध्यम में आता है ना, ऑप्शन है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, किसमें अकर्मक क्रिया पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर दिया है सोना, और सोना है ना, दौड़ना, हंसना, ये क्रिया कैसी होती हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं, मतलब बिना कर्म के ही क्रिया पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विजयदशमी शब्द में संज्ञा बताना है, विजयदशमी शब्द में संज्ञा कैसी है, यहाँ पर 43 नंबर में। चलिए 43 नंबर जल्दी से बताइएगा, विजयदशमी 43 नंबर में देखिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्यों, विजयदशमी मतलब होता है दशहरा, और दशहरा जो आपका होता है भाई साल में एक ही बार तो होता है ना, साल में एक ही बार होता है दशहरा, तो भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है त्रुटि बताना है और त्रुटि नहीं है तो आपको डी बताना है कि इस सुलभ मनुष्य जीवन को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो 44 नंबर में भाई क्या गलती है, यहाँ पर देखो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुलभ जीवन नहीं है, मनुष्य का जीवन मिलना इतना सुलभ नहीं होता, दुर्लभ जीवन है, जल्दी आपका मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है, और जो चीज़ जल्दी नहीं मिलती है, कठिनाई से मिलता है, उसको दुर्लभ कहते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्लभ कहते हैं। तो गलती आपकी यहीं से हो गई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, नेक्स्ट कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है 45 नंबर में, नेक्स्ट क्लास। चलिए देखिए 45 नंबर आपसे दिया गया है तो फर्राटा, चौपाई, घुमक्कड़, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है सी नंबर उच्चतर, ठीक है ना, यहाँ पर जो उच्चतर है अर्थात उच्च शब्द, ये उच्च शब्द तुलनात्मक प्रकार से जो कि देशज प्रत्यय आपका नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बिहारी के प्रसिद्ध है, क्या है, बिहारी के जो प्रसिद्ध है आपके दोहे, क्या है, दोहा प्रसिद्ध है, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा छंद दोहा और रोला को मिलाकर बनता है, अगर आप दोहा और रोला को मिला लेंगे एक छंद का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं कुंडलियां। कुंडलियों में 6 चरण होते हैं और इसका पहला वर्ण और अंतिम वर्ण एक समान होता है, याद रखिए पहला वर्ण और अंतिम वर्ण एक समान हो जाए तो वो क्या होगा, अगर 6 लाइनें हैं अर्थात 6 चरण हैं तो वो होता है कुंडलियां, जो कि दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं। क्लियर है।
अब यहाँ पर जो 4 चरण होते हैं दोहे के होते हैं, 4 चरण दोहे के होते हैं और रोला के होते हैं 2, ठीक है ना। चलिए अगला बताइएगा कि रंग में भंग असंख्य नक गीत के रचित है। रंग में भंग असंख्य नक गीत रचित है, ये बताइए किसके द्वारा रचित है। यहाँ पर हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो संधि दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में संधि कौन सी है, इत्यादि में संधि कौन सी है, तो यण संधि हो जाएगा, इसका देखिए 4 हो जाएगा। सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय में यहाँ पर देखिए गुण संधि हो जाएगा, ओ की मात्रा है, ऋषि वाला गुण आपको लग रहा है अर्थात रूल लग रहा है, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। हिमालय की अगर बात कर लिया जाए तो हिमधनालय अर्थात ये दीर्घ संधि हो जाएगा। और पवन में क्या है तो अयादि संधि, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए भाई इस प्रकार से इसका बनेगा आपका जवाब, ठीक है ना। और अगर मात्रा लगाना चाहते हैं मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1 देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर मिल गया ये नंबर 4 3 2 1, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर तत्सम शब्द में से क्या हो जाएगा, चलिए तत्सम शब्द में से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 50 नंबर में। चलिए जवाब यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, मुख जो दिया गया है मुख, ये क्या है आपका तत्सम शब्द आपका है, मुख जो है तत्सम है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दिनकर की रचना है। यहाँ पर बताना है कि दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है, दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है, यहाँ पर जवाब देना है दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला आ गया है और यहाँ पर कह रहा है दिनकर की रचना कौन सी है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा सीपी और शंख, क्या है सीपी और शंख, यहाँ पर जो आंसर दिया है उसी हो जाएगा सीपी और शंख, ये दिनकर की रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे आपका उर्वशी, रश्मरथी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार, नीम के पत्ते, ये हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपके 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है। चलिए सुमित्रा नंदन पंत की इनमें से कौन सी रचना है। चलिए जवाब यहाँ पर देखिए काफी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, याद रखिए पल्लव, है ना, पल्लव। और पल्लव देखिए पल्लव, गुंजन, वीणा, युगांत, ठीक है, और युगवाणी, ठीक है, वाणी, कला, बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, याद रखिए लोकायतन बहुत पूछा जाता है। लोकायतन ये क्या है, ये महाकाव्य है इनका, ठीक है, क्या है महाकाव्य है। चिदम्बरा भी बहुत बात पूछा गया है, चिदम्बरा, जो चिदम्बरा है चिदम्बरा ये किसकी है तो इन्हीं की है, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद इन्हीं की है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लोकायतन के कवि कौन है। तो जवाब क्या हो जाएगा सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, जो कि अभी हमने बता दिया है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रश्मि काव्य संग्रह लिखा गया है। रश्मि काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए रश्मरथी नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है रश्मि, और रश्मि दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्लियर है। और ये महादेवी वर्मा जी का दूसरा कविता संग्रह है, ये जो आपका है दूसरा कविता संग्रह है 1932 में ये प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है। प्रेम तरंग के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए जवाब देना है 104 नंबर में, जवाब हो जाएगा डी नंबर, याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है। श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है, यहाँ पर 105 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है संत कबीर की रचना कौन सी है। चलिए संत कबीर की रचना पूछा गया, बिल्कुल इजी है, यहाँ पर देख सकते हैं बीजक, है ना, और बीजक में जो आपका है कौन कौन सी रचनाएं हैं तो साखी, शबद, रमैनी, इनका ये संकलन है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। चलिए साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो देखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा सूरदास, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा सूरदास हो जाएगा। इनकी रचनाओं में साहित्य लहरी, सुर सारावली, ठीक है ना, ये काफी महत्वपूर्ण रहती हैं, ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है। चलिए तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य पूछा गया है तो आपको याद होगा रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। इसमें कुल कितने खंड हैं तो आपके 7 खंडों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। अच्छा ये पूछा गया है, कह रहा आपसे महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ कितने हैं। चलिए बताइएगा कि महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ कितने हैं।
तो देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका ए हो जाएगा, बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत 719 दोहे लिखकर एक प्रकार से ग्रंथ का संकलन किया है, जवाब हो जाएगा 1। अगला दिया गया है पृथ्वीराज रासो लिखा गया। चलिए भाई, पृथ्वीराज रासो जो लिखा है वो किसने लिखा है, ये आपके जो लिखा गया है वो किसने लिखा है, जवाब क्या हो जाएगा। 110 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है चंद्रबरदाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए चंद्रबरदाई इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे अज्ञेय की रचना नहीं है। चलिए देखिए, भग्नदूत है, पूर्वा है, तार सप्तक है, लेकिन प्रलय सृजन नहीं है। प्रलय सृजन किसकी रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर डी नंबर जो आपका है ये इनकी रचना नहीं है। अदर आपकी जो है भग्नदूत है, पूर्वा है, तार सप्तक है, अज्ञेय की है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती ने लिखा है तो गुनाहों का देवता लिखा है, अंधा युग लिखा है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंधा युग है ये इनका नाटक है। क्या है, ये नाटक है, याद रखिएगा। इस पर एक फिल्म ही बन चुकी है, श्याम बेनेगल को इसी नाम की फिल्म बनाई गई थी। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, परिमल के रचनाकार कौन है। परिमल के रचनाकार कौन है, परिमल के रचनाकार। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, नीरजा के रचनाकार कौन है। नीरजा के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे, नीरजा के रचनाकार पूछा गया है। तो जवाब हो जाएगा क्या, महादेव वर्मा। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, महादेव वर्मा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अनग के रचनाकार कौन है। अनग के रचनाकार पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, डी नंबर मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो आंसू भी है, लहर भी है, झरना है, लेकिन यामा नहीं है। तो चलिए ये बताइएगा यामा किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है, यामा महादेव वर्मा, बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिए महादेव वर्मा जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यामा महादेव वर्मा की है। क्लियर है। और इस कृति को 1982 में साहित्य का, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। अगला है, गुंजन के रचनाकार कौन है। चलिए गुंजन के रचनाकार पूछा गया है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। याद रखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। अगला दिया गया है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ दिया गया है। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या होता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावादी युग की रचना कौन सी है। छायावादी युग की जो रचना है इनमें से कौन सी है। 119 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा चित्राधार। याद रखिएगा चित्राधार जो रचना है, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी नंबर है, ये जो आपका चित्राधार रचना है छायावादी युग की रचना है। अगला दिया गया है, प्रयोगवादी कवि बताइए। प्रयोगवादी कवि पूछा गया है, बताइएगा प्रयोगवादी कवि कौन है। देखिए 120 का ऑप्शन जो है आपका अज्ञेय जी। कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय, इनका फुल नेम पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय। याद रखिए ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह बताइए। चलिए महादेवी वर्मा का गीत संग्रह पूछा गया है, तो क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जवाब हो जाएगा यामा। ठीक है, यामा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, यामा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है। चलिए 122 नंबर में ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर। कौन, रामधारी सिंह दिनकर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर है। सामधेनी काव्य के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, यहाँ पर घा कि वो युद्धों का सजीव वर्णन, आंखों से देखा हुआ वर्णन, ये आधुनिक काल का वर्णन नहीं है, ये वीर गाथा काल की है। इसका जो ऑप्शन आपका दिया है डी नंबर है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो आधुनिक काल में सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, ये आधुनिक काल की विशेषताओं में शामिल है। अगला दिया गया है कि छायावादी रचना इनमें से कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा कामायनी। कामायनी जो कि आपकी जयशंकर प्रसाद की, जो कि छायावाद हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है, बताइए अंजलि काव्य के रचयिता कौन है।
राम कुमार वर्मा, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है राम कुमार वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? हरी घास पर क्षण भर के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर अज्ञे हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वासयान अज्ञे। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर दिया है, वीर गाथा काल के कवि कौन है? वीर गाथा काल के कवि कौन है इनमें से बताइए। चंदवरदाई, ठीक है, चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, आपने पढ़ा है ना, नरपति नाल विसल देव रासो, चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक परमल रासो। जगनिक को परमाल रासो कहा जाता है और आलाखंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्यापति, पदावली, ये जो आपकी वीरगाथा काल से जुड़े हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। वीरगाथा काल के कौन है? चंदवरदाई। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा, चलिए रामधारी सिंह दिनकर। जवाब बिल्कुल सही है, याद रखिएगा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के बेहतर क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व थी। दोस्तों हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं, और कुछ पीडीएफ के लिए यहां पर आपके पैसे भी रखे गए हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रखे गए हैं। यहां पर देख सकते हैं जो हिंदी साहित्य की ये आपकी पीडीएफ है, कंप्लीट आपकी थ्योरी है, 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और हमारी जो पीडीएफ है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पॉइंट आपका पूछा जा सकता है या पिछली बार पूछा गया है, उन हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर दिया गया है। और इतना जितना हाईलाइट किया गया है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी मॉडल पेपर हो या कोई भी क्वेश्चन हो, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट जितना आपको यहाँ पर समझाया गया है, उसको अगर आप रट लेते हैं तो समझिए कि आपकी जो हिंदी साहित्य पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इस पीडीएफ में हर एक टॉपिक कंप्लीट किया गया है, चाहे वो आपका कहानी हो या आपका उपन्यासकार हो या मतलब आपका संस्मरण हो, हर एक चीज को यहाँ पर लिया गया है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिया गया है। हिंदी साहित्य का जो आपका इतिहास है, छायावादी, शुक्ल, मतलब टोटल का टोटल यहाँ पर हिंदी साहित्य इसमें कंप्लीट आपकी है, थ्योरी भी है और आपकी 700 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मात्र 50 रुपए में ये पीडीएफ आपको है दोस्तों, है ना, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको दी जा रही है। तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो उससे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए और उससे पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद सभी को।